नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एंटर करने वाले हैं चैप्टर 9 में, जिसका नाम है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। अब समाज में कोई अपराध करता है या आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उस व्यक्ति की वजह से समाज में जो शांति भंग होने का डर होता है, ऐसे व्यक्ति की शांति भंग करने की आदत की वजह से कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ताउम्र जेल में डालना संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ प्रोविजंस हमारा संविधान हमें देता है, हमारा कानून हमें प्रोविजंस देता है कि उन व्यक्तियों को कुछ शर्तों पे, कुछ बॉन्ड्स के सहारे छोड़ा जा सकता है। अगर वो शर्तें पूरी करते हैं और वो बॉन्ड्स सिक्योरिटी फुलफिल करते हैं तो उनको बाहर रहने की इजाजत दी जा सकती है। इस पर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। क्या कंडीशंस हैं ये हम चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के हम 2 वीडियो बनाएंगे, सेक्शन 125 से सेक्शन 135 तक। कुल मिला के 125 से सेक्शन 143 तक इस चैप्टर में कुल सेक्शंस हैं, लेकिन हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे, सेक्शन 125 टू सेक्शन 135। अभी शुरू करते हैं क्विकली। चैप्टर 9, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। सेक्शन 125 जो पिछले सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्या हुआ करता था सेक्शन, अब वो चेंज हो चुका है। इसका आ गया है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन होने के बाद आपको क्या श्योरिटी देनी होगी बाहर जाने के लिए। जब भी कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करता है किसी भी ऑफेंस के लिए जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 के अंदर, और किसी भी अपराध को बढ़ावा देने के लिए, उस अपराध को किसी को प्रोवोक करने के लिए, अबेट करने के लिए, और ऐसी ओपिनियन रखता है कोर्ट कि ये बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति से हम कोई सिक्योरिटी, जिसको बॉन्ड बोलते हैं, सिक्योरिटी लें ताकि समाज में शांति बनी रहे। तो कोर्ट जब ऐसा सेंटेंस देता है इस तरीके के कन्विक्शन का उस व्यक्ति पे, उसको ये साथ में आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, जिसके अंदर बॉन्ड के अंदर क्या रहेगा, विद और विदाउट श्योरिटी, दोनों तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। क्यों बॉन्ड देना होगा हमें? फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंक फिट। तो उसको 3 साल के लिए बॉन्ड, 3 साल से ज्यादा का बॉन्ड नहीं दे सकते, 3 साल तक का बॉन्ड की रिक्वायरमेंट रेज कर सकते हैं। अब वो जो सब सेक्शन 2 बताया था जिसमें ऑफेंस कौन कौन से हैं, सेक्शन 2 बताता है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। चैप्टर 8 में भारतीय न्याय संहिता ने जितने भी अपराधों को बोला गया है वो सब अपराध इसमें आते हैं। अदर देन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 191, 194 एंड 195। तो चैप्टर 8 के सारे आ जाते हैं, लेकिन 191, 194, 195 के सेक्शन के अपराध नहीं आते। दूसरा क्या है, यानी हम जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे उसमें हम इस चैप्टर को और डिटेल में बताएंगे। आप मीनवाइल इन सेक्शन को गूगल करके अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अगर मैं इसमें बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी हमने मिक्सिंग नहीं करनी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही तरीके से पढ़ना है। एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड्स असोल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ, ये सारे ऑफेंसेस बता रहे हैं। एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को आपराधिक धमकी देना। any offense, any other offense which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of peace, किसी भी कारण से शांति भंग हो सकती है। तो if the conviction is set aside on appeal, अगर हम कन्विक्शन को हटा देते हैं, अपील के बाद पे सेट असाइड कर दी जाती है कन्विक्शन की सजा को, और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड। थर्ड इसका सबसेक्शन बताता है कि अगर कन्विक्शन हट जाती है, आपने अपील करी, हायर कोर्ट में गए, कन्विक्शन हट गई, तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूशन था वो वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेंट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और बाय अ कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। इस सेक्शन में जो आपने किसी हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अपील डाली, तो अपीलेट कोर्ट जो है हमारी, और बाय अ कोर्ट व्हेन एक्सरसाइज पावर, तो इस ऑर्डर, इस सेक्शन के तहत वो भी ऑर्डर पास कर सकती है। अब आ जाते हैं सेक्शन 126 पे। सेक्शन 126 बताता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। ये तो था कन्विक्शन के अंदर उसको क्या करना है, कि 3 साल से कम का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और अपराध बता दिए किस तरीके के अपराध होते हैं।
दूसरा 126 बता रहा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अदर केसेस क्या है? जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई भी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति सामाजिक शांति को भंग करने वाला है या पीस को डिस्टर्ब करने वाला है या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है किसी ओकेशन पे, और ऐसा कोई काम करने वाला है कि जैसे पब्लिक शांति भंग हो जाए, जैसे आपको पता चले कि रामनवमी की यात्रा निकल रही है और व्यक्ति कोई शरारत करने वाला है कि उस यात्रा में कुछ दखल अंदाजी करे और एकदम से दंगे भड़क जाए, या कोई मुहर्रम की यात्रा निकल रही है, कोई व्यक्ति इसके अंदर शरारत करे और दंगे भड़क जाए, ऐसा कोई भी काम कोई हमें सूचना मिलती है वो व्यक्ति करने वाला है, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग, और पूरी उसकी ये मानना है कि इसकी प्रोसीडिंग की सफिशिएंट ग्राउंड है, तो वो कोर्ट उस व्यक्ति को शो कोस एक नोटिस भेज सकती है कि उसके लिए ऐसा ऑर्डर क्यों ना पास किया जाए कि उसको एक बॉन्ड भरा जाए विद और विदाउट श्योरिटी, जो भी कोर्ट को सही लगता है, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो इसमें 1 साल से ज्यादा का बॉन्ड पीरियड नहीं भरवाया जा सकता और उसको इसमें शो कोस नोटिस भेजा जाएगा कि आप बताओ हम आपसे बॉन्ड क्यों ना लें, आप आके हमें इसका जवाब दो। जो इस केस के अंदर प्रोसीडिंग होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग की जाएंगी। प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन, कब करी जाएंगी, ईदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड इज विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अगर उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कुछ होने वाला तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा। और देयर इज विद इन such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act aforesaid beyond such jurisdiction। एक तो अगर उसकी jurisdiction में वैसा कोई काम कर रहा है या जिसकी भी jurisdiction में कर रहा है, और there is वहां पे within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। उसके अलावा जिधर भी जिसकी भी जुरिडिक्शन में कर रहा है उधर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जाएगी। सेक्शन 127 बताता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर। डिसेमिनेटिंग होता है प्रसार करना। आप कोई पत्रिका छाप रहे हो, आप कोई किताब छाप रहे हो, तो ये प्रसार का माध्यम आ जाता है। तो अभी हमने 2 पढ़े, सिक्योरिटी जहां पे कन्विक्ट हो चुका है, अदर केसेस में जहां पे सिर्फ लगता है कि शांति भंग कर सकता है, तीसरा आ रहा है कि ऐसी कोई सूचना छाप देना जिससे दंगे भड़क सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर, किस चीज का प्रसार कर रहा है, तो इसको कैसे बता रहे हैं। जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसकी लोकल जुरिडिक्शन में कोई भी व्यक्ति हु विद इन और विदाउट सच जुरिडिक्शन, चाहे वो जुरिडिक्शन में है या नहीं है, either orally or in writing or any other manner intentionally disseminates or attempt to disseminate or abet the dissemination of, कुछ भी चाहे वर्बली कर रहा है, चाहे ओरली कर रहा है, चाहे राइटिंग से कर रहा है, चाहे इंटेंशनली कर रहा है, कुछ ऐसा करने वाला है जिससे क्या भड़क सकता है, एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 150। ऐसा कुछ भी प्रचार कर रहा है जो पनिशेबल है सेक्शन 150 और सेक्शन 194 और सेक्शन 195 और सेक्शन 297 ऑफ BNS 2023। पॉइंट नंबर 1 हो गया, उस पर बेल बॉन्ड की हम शर्त लगा सकते हैं। या ऐसा कोई मैटर जिसपे जज अपना निर्णय देने वाला है और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और जो भी काम करेगा वो ऑफिशियल ड्यूटीज में करने वाला है, विच अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कुल मिलाकर एक आपराधिक धमकी के बराबर है, और डिफेमेशन अंडर द भारतीय न्याय संहिता। अब कोई जज एक्टिंग कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट कुछ छाप दो, तो ये एक तरीके का क्रिमिनल इंटिमिडेशन है और एक तरीके का डिफेमेशन है, तो उसके ऊपर आप बेल बॉन्ड के लिए उसको बाध्य कर सकते हो या उसको कन्विक्ट कर सकते हो। या थर्ड और सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर। फर्स्ट तो था कि ये तो किस किस मैटर के अंदर वो डिसेमिनेट्स करने वाला है। सेकंड है मेक्स, प्रोड्यूस, पब्लिशेस और कीप्स फॉर सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कन्वेज, सेल्स, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट्स, पब्लिकली एग्जिबिट्स
और इन एनी अदर मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन एनी ऑब्सेंस मैटर, चाहे बना रहा है, चाहे प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे पब्लिश कर रहा है, या अपने पास सेल के लिए रख रहा है, या बाहर से मंगा रहा है, या एक्सपोर्ट कर रहा है, या कन्वेंस सेल कर रहा है, किराए पे लेने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और इन एनी अदर मैनर पुट इनटू सर्कुलेशन, या किसी भी तरीके से वो सर्कुलेशन में डाल रहा है, एनी ऑप्शंस मैटर, कोई भी ऑप्शंस मैटर, सच एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 290 ऑफ भारतीय ये न्याय संहिता। बीएनएस के 292 सेक्शन में जो लिखा गया है ऐसा कुछ करने वाला है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग, मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग, ऑफ कोर्स उसके बिना तो एक्शन होगा ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट उसको शो कॉज कर सकता है व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यहाँ पे भी आप देखो, पहले जो हमने पढ़ा था सेक्शन 125 जो पढ़ा था उसमें 3 साल आ रहा था, अब सेक्शन 127 में 1 साल आ रहा है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, लेकिन आप डिसेमिनेटिंग में किनको आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एंड पीरियोडिकल एक्ट 2003 में रजिस्टर्ड है एज ए पब्लिकेशन, उसके अगेंस्ट आप चाहे एडिटर, प्रोपराइटर, प्रिंटर, पब्लिशर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हो। कब नहीं ले सकते हो, अगर वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल एक्ट 2023 में रजिस्टर्ड है और वो उसकी जितने भी रूल्स हैं उसके अंदर, उसके तहत ही वो अपनी पब्लिकेशन कर रहा है। लेकिन इसमें भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके अंदर वो अपने रेगुलेशन चेंज कर सकती है और कुछ एम्पावर कर सकती है कि नहीं इसके अगेंस्ट भी हम एक्शन ले सकते हैं। तो दायरे में रहना बहुत जरूरी है, कानून में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। सेक्शन 128 आ गया है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। पहला था कन्विक्ट के अगेंस्ट, दूसरा था अदर पर्सन में, तीसरा था डिसेमिनेटिंग के लिए, चौथा आ गया सस्पेक्ट, शक हो रहा है जी हमें, सस्पेक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे। जब भी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि विद इन इज लोकल जुडिशन एक पर्सन ऐसा कोई प्रिकॉशन कर रहा है किसी को छुपाने के लिए, ठीक है, टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिज प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए कुछ काम कर रहा है, एंड ऐसा रीजन है कि वो कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, जो मजिस्ट्रेट है उसको शोकॉज कर सकता है कि हम उसके अगेंस्ट वही बेल बॉन्ड भरने का ऑर्डर दे, क्यों ना दें, विद और विदाउट सिक्योरिटी, कि वो समाज में ऐसा कोई असामाजिक तत्व वाला कार्य नहीं करेगा और गुड बिहेव बढ़ाएगा, गुड बिहेवियर से रहेगा। बट ये बॉन्ड भी 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसा भी मजिस्ट्रेट को उचित लगता है। सेक्शन 129 पे आ जाते हैं। सेक्शन 129 है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। अब हैबिचुअल ऑफेंडर आ गया, जैसे मैंने बताया हैबिचुअल ऑफेंडर कौन से होते हैं, इस बाय हैबिट और रॉबर, रॉब करने की आदत है, हाउस ब्रेकर घर तोड़ जाता है, थीफ है, चोर है, फोर्जर है, फोर्जरी करता है, हैबिट ऑफ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की प्रॉपर्टी खरीद लेता है, नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, जानते हुए कि चोरी की प्रॉपर्टी है, मोबाइल किसी ने चुराया और खरीद लेता है चोरी वाला मोबाइल, राइट, प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी। हैबिचुअल प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स और एड्स इन कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, habitually commits or attempt to commit or abet the commission of the offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief or any other offense punishable under chapter 12 of BNS under section 177, 6, 177, 178, 179 of that संहिता। ये सब चीजों में habitual offender आ रहे हैं। habitually commits or attempt to commit or abet the commission of offenses involving breach of peace, habitually commits or attempt to commit or abates the commission of what, ये आगे इसके सबसेक्शन, एनी ऑफेंस अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, क्या क्या, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर पकड़ा जाता है, फॉरेनर एक्ट में है वो उसका नाम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के तहत उसका नाम आ रहा है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उसने कुछ गड़बड़ करी है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अंदर नाम आ रहा है, कस्टम्स एक्ट 1962 में है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर आ रहा है। तो सब हैबिचुअल ऑफेंडर के सबसेक्शन 1 था। अब सबसेक्शन सब क्लोज 1 था, सब क्लोज 2 में आ जाते हैं हम। Any offense punishable under any law providing for prevention of hoarding or profiteering or adulteration of food,
और ऑफ करप्शन, कोई भी ऐसा पनिशेबल एक्ट आता है जिसके अंदर आप खाने में मिलावट करते हो, सब फूड में करते हो या दवाइयों में करते हो। एंड जी पॉइंट इसका आ रहा है, is so desperate and dangerous to render is being at large without security hazardous to the community। अगर उसको सिक्योरिटी नहीं लोगे तो हजार्डस है पूरी कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शो कॉज किया जा सकता है कि वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद श्योरिटी, या विदाउट श्योरिटी नहीं आया हुआ, यहाँ पे विद श्योरिटीज आया हुआ है। फॉर इज गुड बिहेवियर फॉर सच ऑफेंडर नॉट एक्सीडिंग 3 years, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है, श्योरिटी तो चाहिए चाहिए, और 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट की वही पावर इसमें बताती है, या 3 साल या जितना मजिस्ट्रेट को उचित लगता है। सेक्शन 130 पे आ जाते हैं हम। ऑर्डर टू बी मेड, अब आप श्योरिटी लेने के लिए कह रहे हो तो आपको ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। जैसे कि सेक्शन 126, 127 और 128, 129 में उसको लगता है कि जरूरी है कि उसको हमने शो को उसके बाद कि रिक्वायर है कि उसको श्योरिटी देनी है, तो कैसे होगा? डीम्ड इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सेक्शन, दोबारा से बताता हूं, व्हेन ए मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 126, जब भी 126, 127 और 128 के तहत मजिस्ट्रेट या 129 के तहत अपना कार्य कर रहा होता है और उसको ये नेसेसरी लगता है टू रिक्वायर एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को शो कॉज करना है अंडर सच सेक्शन, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो अगर आपको शो कॉज करना है तो उसका ऑर्डर राइटिंग में होगा। सेटिंग फॉर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, लिखेगा क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ रिसीव हुई है। द अमाउंट ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, आपके बॉन्ड का अमाउंट कितने का होना चाहिए, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, विच इट इज टू बी इन्फोर्स, एंड द नंबर ऑफ श्योरिटीज की, एक श्योरिटी चाहिए, 2 चाहिए। आफ्टर कंसिडरिंग द फिटनेस ऑफ पेमेंट ऑफ श्योरिटीज, ये कंसिडर करते हुए कि जिनकी श्योरिटीज लेके आ रहे हो उनकी फिटनेस प्रॉपर है या नहीं है। ये 130 में ऑर्डर टू बी मेड है, जब उसको लगता है कि क्या ये व्यक्ति जिसका बदमाशी करने का कुछ खबर मिल रही है उसको शोकॉज करना चाहिए, तो जो भी कंडीशन है राइटिंग में होनी चाहिए। सेक्शन 131, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। प्रोसीजर क्या होगा? जो व्यक्ति नोटिस दिया तो बंदा तो आएगा ना, आए कि क्या होगा? इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom such orders is made in is present in court, it shall be read over to him, उसको बताया जाएगा सब कुछ। और if he so desires the substance thereof shall be explained to him, उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। सेक्शन 132 पे आते हैं, सम्मन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसको सम्मन या वारंट इशू किया जाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसके लिए सम्मन या वारंट इशू किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है, ऑलरेडी जेल में है, तो वारंट किसको दिया जाएगा? ऑफिसर इंचार्ज को, जिसकी कस्टडी में है, कि उसको कोर्ट में लेके आओ। प्रोवाइडेड दैट, क्या, जब भी वो अपीयर होगा मजिस्ट्रेट के सामने, अपॉन द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन द इंफॉर्मेशन द सब्सटेंस ऑफ विच रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, दैट देयर इज रीजन टू फियर द कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। उसको बताया जाएगा कि यहाँ पे एक डर है कि आप ब्रीच ऑफ पीस कर सकते हैं, and that such breach of peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person. The magistrate may at any time issue a warrant of his arrest, provided that whenever it appears to magistrate को लगता है, अपीयर मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है, अपॉन द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर उसको रिपोर्ट कर रहा है, अपॉन अदर इंफॉर्मेशन रिसीव, की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि अब ये सामाजिक शांति को भंग करेगा ही करेगा और इसको सिवाय अरेस्ट के अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम इशू ए वारंट, किसी भी समय वारंट इशू कर देगा फॉर हिज अरेस्ट। ऊपर वाला अलग था कि सम्मन दिया जाएगा, और अगर कस्टडी में तो उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट ऐसी मिलती है मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि उसका अरेस्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो शांति भंग करेगा ही करेगा, तो मजिस्ट्रेट उस समय ऐसा वारंट इशू कर देगा उसके अरेस्ट का। सेक्शन 133, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकंपनी सम्मन्स और वारंट। आप जब किसी को सम्मन या वारंट देंगे तो उसमें ऑर्डर की कॉपी साथ में लगेगी। Every summon or warrant is issued under section 132 be accompanied by a copy of order made under section 130, and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to person served with or arrested under the same। जो व्यक्ति इस ऑर्डर को लेके गया है या सम्मन को लेके गया है
वो व्यक्ति इसकी कॉपी जिसको अरेस्ट किया जाना है उसको एक कॉपी देगा। ट्रांसपेरेंसी पूरी फॉलो होती है हमारे भारतीय कानून में, किसी का हक नहीं मारा जाएगा चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। सेक्शन 134 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। जरूरी नहीं है कि अब आप उसको बॉन्ड ही दो, बट आप पर्सनल अटेंडेंस की कमिटमेंट लेके भी आप उसको छोड़ सकते हो। द मजिस्ट्रेट मे इफ ही सीज सफिशिएंट फॉर डिस्पेंस with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or good behavior or may permit him to appear by a pleader। तो वो नोटिस करके उससे जानकारी ले सकता है, समझ सकता है कि आपको हम बेल बॉन्ड भरने के लिए क्यों ना बोले, या अगर उसको लगता है कि हम जब आपको बोलेंगे आप आ जाओगे तो वो वैसा भी ऑर्डर दे सकता है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, द मजिस्ट्रेट में इफ ही सीज सफिशिएंट कॉज, अगर वो सफिशिएंट कॉज देखता है, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस, जो पर्सनल अटेंडेंस हुई है ऑफ ए पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कॉज, जिसको शो कॉज करके बुलाया गया है, व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस, कि ऐसा ऑर्डर क्यों ना किया जाए कि वो शांति बनाने के लिए एक बॉन्ड भरे, और फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार के लिए, या वो परमिट कर सकता है हिम टू अपीयर बाय अ प्लीडर, जब भी उसको प्लीड किया जाए वो आके अपीयर हो जाए, ये भी वो कर सकता है। सेक्शन 135 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिली, उसकी सच्चाई कितनी, उसकी इंक्वायरी कैसे करेंगे। जब भी 130 के तहत एक ऑर्डर पास किया गया है, उसको पढ़ा गया और एक्सप्लेन किया गया अंडर सेक्शन 131 टू ए पर्सन प्रेजेंट इन अ कोर्ट, और व्हेन एनी पर्सन अपीयर इज ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट इन कंप्लायंस विद, उसी के कंप्लायंस में किसी व्यक्ति को लाया गया है, या एग्जीक्यूशन के तहत या सम्मन और वारंट के तहत कोर्ट में पेश किया गया है, इशूड अंडर सेक्शन 132 के तहत जो हमने ऑर्डर निकाला है, मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर into the truth of information upon which action has been taken। तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए कह सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति के खिलाफ मिली है उसकी इंक्वायरी करो, एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर नेसेसरी, और उसके ऊपर साक्ष्य भी ले सकता है वो। अब सच इंक्वायरी जो होगी, अब लग रहा है अब कोई इन्फॉर्मेशन आई, जरूरत नहीं वो सही है, अब उसकी इंक्वायरी करेंगे। सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबल है उसकी इंक्वायरी की जाएगी, इन द मैनर हेयरिन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन सम्मन केसेस। सेम सम्मन केसेस के तरीके से ट्रायल कंडक्ट होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। सबसेक्शन 3 कहता है आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले, अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 हमने ऊपर पढ़ा है, इसकी इंक्वायरी के दौरान भी अगर लगता है कि वो शांति भंग कर सकता है, डिस्टर्बेंस कर सकता है, राइट, डायरेक्ट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द ऑर्डर अंडर 130, उस व्यक्ति को डायरेक्ट करेगा जिसके अगेंस्ट ऑर्डर सेक्शन 130 में दिया गया है, हैज बीन मेड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, क्या बॉन्ड भरी है, विद और विदाउट श्योरिटी, जो भी डीम फिट लगता है जज साहब को, फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर अंटिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी एंड में डिटेन हिम इन कस्टडी। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो रही तो आप बॉन्ड भरो या उसको डिटेन कर सकते हैं कस्टडी में, अंटिल सच बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, जब तक वो बॉन्ड नहीं देगा। और इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन में डिफॉल्ट हो जाता है बॉन्ड के, अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो रही उसको बंद किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 127, 128 और 129 के तहत कार्यवाही चल रही है उनसे बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। The condition of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provision of surety or the number thereof or the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in the order under section 130। जो 130 में कहा गया है उससे अधिक कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा कहा गया, जितना कहा गया उतना ही करना है, ऐसे ही बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। सबसेक्शन 4 पे आ जाते हैं इसके, सेक्शन 135 के, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट ए पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर। अब इस पर्पस ऑफ दिस सेक्शन में क्या है, द फैक्ट क्या है, पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है और ही इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस, बट डेस्परेट और डेंजरस टाइप का बंदा है, एज टू रेंडर इज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हजारस टू द कम्युनिटी। अगर हम उसको बिना सिक्योरिटी के छोड़ देंगे तो पूरी कम्युनिटी के लिए वो हजारडेस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। मे बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ जनरल रेप्यूट और अदरवाइज, एविडेंस से भी प्रूव हो सकता है और बंदे की रेपुटेशन होती है कि भाई ये तो है ही खतरनाक आदमी।
सबसेक्शन 5 कहता है वेयर 2 और मोर पर्संस हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर, जहां पे अब एक से दो व्यक्ति पकड़ लिए गए एसोसिएटेड है एक साथ, इन द मैटर अंडर इंक्वायरी, इंक्वायरी में दे मे बी डेल्ट विद इन द सेम और सेपरेट इंक्वायरी, सेम इंक्वायरी भी हो सकती है, सेपरेट इंक्वायरी भी हो सकती है, जैसा मजिस्ट्रेट को सही लगता है। सबसेक्शन 6 पे आते हैं, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 महीने। अब 6 महीने के अंदर आपको इंक्वायरी खत्म करनी है। अगर आपकी इंक्वायरी 6 महीने में खत्म नहीं होगी तो ये खत्म हो जाएगा मामला, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा लग रहे हैं तब क्या होगा, स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, स्पेशल रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में, द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट, या जैसे मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा, अदरवाइज 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अब एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन हैज बीन केप्ट इन डिटेंशन, जहां पे कोई व्यक्ति डिटेंशन में रखा गया था पेंडिंग सच इंक्वायरी, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन अनलेस द टर्मिनेटेड अर्लियर शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी डिटेन किया गया है और 6 महीने में वो कार्रवाई खत्म नहीं होती तो वो टर्मिनेट होगा ही होगा, उसका डिटेंशन एक्सपायरी हो जाएगी। लास्ट सबसेक्शन है 135 का, वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 6 permitting the continuance of proceeding of session judge may on application made to him by aggrieved party vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse। जब भी कोई डायरेक्शन दी गई सबसेक्शन 6 के तहत परमिट किया गया था कंटिन्यूस ऑफ द प्रोसीडिंग द सेशन, जिसमें सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया कि 6 महीने से ज्यादा भी आप इसकी कार्रवाई चलाओ, सेशन जज ने दिया है, और एप्लीकेशन रिसीव होती है उसके पास बाय एग्रीव्ड पार्टी, ऑफ कोर्स किसी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और वो कह रहा है कि क्यों बढ़ा रहे हो, वैकेट सच डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन को बदल सकता है, फिर सेटिस्फाइड उसको लगता है कि नहीं दैट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी स्पेशल रीजन और वाज प्रिवर्स, कि कोई स्पेशल रीजन नहीं था, कोई और गलती से हुआ है, प्रिवर्स हुआ है, तो वो इस डायरेक्शन को वैकेट कर सकता है, अपने ऑर्डर को वैकेट कर सकता है। सेक्शन 135 यहाँ पे पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन 136 से लेके सेक्शन 143 को, और हम चैप्टर 9 को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।